बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिटरमिनेंट्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज से हम नए चैप्टर पर आ रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहा है डेफिनेशन फॉर वेक्टर स्पेस। ये चैप्टर 4 है वेक्टर स्पेसेस और सब स्पेसेस पे। लेकिन अगर आपको याद हो तो पिछली क्लासेस में हमने वेक्टर स्पेस की प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं डिस्कस की थी, क्योंकि वो चैप्टर 4 में प्रॉपरली आ रही थी। इसके अलावा हमने सब स्पेसेस को डिस्कस किया था, लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस को डिस्कस किया था, स्पैनिंग सेट्स को डिस्कस किया था, डायमेंशन और बेसिस को डिस्कस किया था। कुछ फंडामेंटल सबस्पेसेस जो हमारे पास आ रही थी, जैसे नल स्पेस और कॉलम स्पेस हो गई, उसको डिस्कस किया था, उनके बेसिस को फाइंड करना, डायमेंशन को फाइंड करना, और फिर फाइनली हमने रैंक डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये वंस अगेन विद अ लिटिल मोर एक्सप्लेनेशन जो है वो चैप्टर 4 वेक्टर स्पेसेस में आ गई हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम टाइम वेस्ट न करें, और चूंकि इन सब टॉपिक्स को हम काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं, जो फर्दर डिटेल्स हमें वेक्टर स्पेसेस या सब स्पेसेस, स्पैनिंग सेट्स, लीनियर इंडिपेंडेंस वगैरह के बारे में कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन सामने आती है, तो उसको हम यहाँ पर क्विकली डिस्कस करेंगे। और इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज में फर्दर प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगे, वो थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि ये जो टॉपिक्स हैं हमारे, वो काफ़ी डिटेल के साथ वो कवर हो जाएं। ठीक है, सो चैप्टर 4 इज़ अबाउट दी वेक्टर स्पेसेस। हमने सब स्पेस और उसके लिए क्राइटेरियन डिस्कस किया था। आज हम प्रॉपरली वेक्टर स्पेसेस को डिस्कस करेंगे कि कौन सी फैमिलीज या सेट्स जो हैं वो आपके पास वेक्टर स्पेस के लिए क्वालिफाई करती हैं। तो आपको ये डेफिनेशन नज़र आ रही है। वेक्टर स्पेस इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट वी ऑफ ऑब्जेक्ट्स called vectors on which are defined two operations called addition and multiplication by scalars, real numbers, subject to the 10 axioms or rules listed below. तो आपके पास ये जो रूल्स हैं, आप देख रहे हैं 1 to 10 हैं। अगर कोई सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम वेक्टर्स कहते हैं, अगर ये सेट ये 10 एक्सियम्स फॉलो कर लेता है, तो फिर हम इस सेट को एक वेक्टर स्पेस का नाम देंगे। ठीक है, तो इस सेट में बेसिक जो ऑपरेशंस हैं वो कौन सी होंगी? वो दो ऑपरेशंस होंगी। एक हम एडिशन ऑफ फैक्टर्स इसको कहते हैं, और दूसरे को हम मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर्स या स्केलर मल्टीप्लिकेशन का नाम देते हैं। ये जो स्केलर्स हम यूज करेंगे, ये हम पर्टिकुलरली यहाँ पर रियल नंबर से लेंगे। ठीक है, और वेक्टर्स हम उस फैमिली से लेंगे जो सेट ऑफ वेक्टर्स होगा। ठीक, 10 एक्सियम्स कौन से हैं? फर्स्ट एक्सियम आप देखें, द सम ऑफ यू एंड वी डिनोटेड बाय यू प्लस वी इज इन वी। यानी इस फैमिली वी से अगर हम दो वेक्टर्स कोई से भी उठा लें, यू और वी, और उनका सम फाइंड करें, तो वो भी इसी फैमिली वी में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? u प्लस वी अगर आप फाइंड करें और v प्लस यू फाइंड करें, तो देखें ये एडिशन में ये कम्यूट कर सकते हैं और इसकी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। तीसरी कंडीशन आप जरा देखें, एसोसिएटिव u प्लस वी प्लस डब्ल्यू यू इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। फोर्थ कंडीशन देखें, देयर इज अ जीरो वेक्टर, जीरो बोल्ड फेस लिखा हुआ है, इन v सच दैट इफ वी एड दिस जीरो विद u दिस विल बी द सेम एज u। तो जिस तरह आप यूजुअली वेक्टर स्पेसिस की अगर हम बात ना करें, तो यूजुअली आप क्या देखते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर दिस जीरो बिहेव्स लाइक एन एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर्स। फिफ्थ आप देखें, फॉर ईच यू, हर एक वेक्टर यू के लिए जो कि हम वी फैमिली से ले रहे हैं, देयर इज अ नेगेटिव ऑफ यू, a vector minus u in the same family v such that u plus minus u is equal to 0। अगर आप यूजुअली देखें तो हम एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर 2 के साथ प्लस कर लें आप -2, तो दैट विल गिव यू द एडिटिव आइडेंटिटी 0। सिमिलरली वी शुड हैव u corresponding to each u in v, there should be a minus u in v such that u plus minus u is equal to 0। सिक्स्थ में क्या है? द स्केलर मल्टीपल ऑफ u by c, c is a scalar, is denoted by cu, इसको भी v में ही होना चाहिए। ठीक है, तो यानी v का कोई सी भी आप वेक्टर ले लें
उसका स्केलर मल्टीपल भी उसी वी फैमिली में बिलोंग करना चाहिए। दिस इज द सिक्स्थ रिक्वायरमेंट। सेवंथ क्या है? सी इंटू यू प्लस वी हैज टू बी इक्वल टू सी यू प्लस सी वी। एट्थ, सी प्लस डी इंटू यू। सी और डी आपके पास स्केलर्स हैं, ठीक है। जो बोर्ड फेस हैं वो वेक्टर्स हैं, जो लाइट फेस हैं वो स्केलर्स हैं। सी प्लस डी इंटू यू इज सी यू प्लस डी यू, और सी इंटू डी यू इज सी डी यू। और टेंथ क्या है? वन यू इज इक्वल टू यू। वन इज दैट स्केलर वन। एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आप इसको तस्वर कर सकते हैं। तो दीज आर दी 10 एक्सियम्स और रूल्स। अगर कोई फैमिली ऑफ वेक्टर्स जो है वो इन 10 रूल्स को या एक्सियम्स को फॉलो करता है, तो फिर हम उस फैमिली को क्या कहते हैं? दैट दिस फैमिली ऑफ वेक्टर्स इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है। इसमें कुछ डिस्कशन है एग्जांपल 1, 2 में, ये आप जरा रीड कर लें क्योंकि ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एडिशन ऑफ फैक्टर्स को भी डिस्कस कर चुके हैं और आर एन स्पेसिस को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल आर, R2 एंड R3। ये 3 आपके रेलेवेंट नहीं है। एग्जांपल 4 पे आप देखें, यहाँ पर एक पर्टिकुलर फैमिली आपको बताई जा रही है। वो कौन सी फैमिली है? द फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट n। For n greater than or equal to 0, the set p subscript n, p for polynomials, the family of polynomials, n for that degree of the polynomial. Of polynomials of degree at most n consists of all polynomials of this form. ये polynomials किस फॉर्म के होंगे? ये इस तरह के होंगे। मिसाल के तौर पर आप यूजुअली लिखते हैं ना, polynomial of degree 2 for example. So you say that 1 plus 2x minus x square, ठीक है। सिमिलरली पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 तो प्लस एक्स क्यूब या 4x क्यूब या माइनस 5x क्यूब वगैरह वगैरह। तो जनरली हम किसी एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n को कैसे लिखेंगे? वी विल से दैट a नॉट इज अ कांस्टेंट प्लस a1t, अगर वेरिएबल t है, अगर x हो तो x होगा, प्लस a2t स्क्वायर प्लस a3t क्यूब सो ऑन प्लस an t पावर n, वेयर द कोफिशिएंट्स a नॉट टू n एंड द वेरिएबल t आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये रियल नंबर्स हैं। द डिग्री ऑफ p is the highest power of t। डिग्री आप कैसे मालूम यहां से करेंगे? is the highest power of t in 4 whose coefficient is not 0, जिसका कोफिशिएंट 0 ना हो। मिसाल के तौर पर अगर आप उसका कोफिशिएंट 0 बना लेते हैं तो वो हाईएस्ट पावर टर्म जो है वो तो वैनिश हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो टर्म रह जाएगी हम उसको फिर डिग्री कहेंगे अकॉर्डिंगली। इफ p of t is equal to simply a naught, just a naught, कोई a1t a2t स्क्वायर और antn नहीं है, a naught है और a naught नॉन जीरो है, तो हम डिग्री ऑफ p को क्या कहेंगे कि इस तरह के एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? वो 0 होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं a नॉट इंटू टी पावर 0 हम लिख सकते हैं। इफ ऑल द कोफिशिएंट्स आर 0, अगर ये सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएं, a नॉट a1 अप टू an, p इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि वो सारे कोफिशिएंट 0 हो गए। ठीक है। द जीरो पॉलिनोमियल इज इंक्लूडेड इन p sub n even though its degree for technical reasons is not defined. The degree of the zero polynomial is not defined, but this zero polynomial as a zero is included in this family. ये एक और डिस्कशन है, उस तरफ हम नहीं जा रहे कि how technically the degree of a zero polynomial is not defined. ठीक है। If p is given by 4 and if q of t is another polynomial, एक polynomial आपके पास ये हो गया, एक दूसरा हम ले रहे हैं q of t is b naught plus b1t up to bn t power n, देन द सम, हम सम कैसे डिफाइन करेंगे दो पॉलिनोमियल्स का? वो इस तरह डिफाइन करेंगे सिंबॉलिकली, p प्लस क्यू अप्लाइड टू t इज p ऑफ t प्लस q ऑफ t, और इन दोनों को अगर आप लिखें और फिर लाइक टर्म्स को आप कंबाइन कर लें तो a नॉट प्लस b नॉट प्लस a1 प्लस b1 विद अ कॉमन फैक्टर t प्लस an प्लस bn विद अ कॉमन फैक्टर t पावर n। तो इस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं, आपको तरीका बता दिया गया है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम इस पॉलिनोमियल्स का क्या करेंगे? वो ऐसे करेंगे, द स्केलर मल्टीपल cp is the polynomial defined by cp applied to t is cp of t, or it is equal to c into a naught plus c into a1 and so on up to c into an। हर एक टर्म के साथ आप c मल्टीप्लाई कर लेंगे। This is the way that we can find the scalar multiple of a polynomial in this family. These definitions satisfy axioms 1 to 6 because p plus q and cp are polynomials of degree less than or equal to n, इस वजह से ये 1 to 6 फॉलो कर रहे हैं। Axioms 2, 3 and 7 to 10 follow from the properties of real numbers because their coefficients are real numbers. Clearly the zero polynomial acts as the zero vector in axiom 4.
जो अभी हमने जीरो पॉलिनोमियल की बात की कि जब सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाएंगे वो जीरो पॉलिनोमियल बन जाएगा, तो इट बिहेव्स लाइक द रिक्वायरमेंट फॉर एक्सियम नंबर 4. फाइनली -1 इंटू पी एक्स एज द नेगेटिव ऑफ पी. हमने कहा था कि एक रिक्वायरमेंट नेगेटिव ऑफ द वेक्टर भी है, तो नेगेटिव ऑफ द वेक्टर इस केस में क्या बनाएंगे हम -1 स्केलर मल्टीपल कर लेंगे पी के साथ, तो किसी भी पॉलिनोमियल के लिए आप नेगेटिव ऑफ पी फाइंड कर सकते हैं. सो एक्सियम 5 इज सेटिस्फाइड. दस पी सब एन इज अ वेक्टर स्पेस. हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैमिली आ गई, द फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग एट मोस्ट डिग्री n, and this family qualifies for the definition of vector space. So P sub n is a vector space now. ठीक है. इसी तरह एग्जांपल 5 में रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं ऑन अ सेट D, और ये जो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं ये डिफाइन किए गए हैं f of t is equal to 1 plus sin 2t and g of t is equal to 2 plus 0.5t. अगर इस तरह से ये डिफाइंड हो, ठीक है, तो हमारे पास ये जो फैमिली है ये भी क्वालिफाई करती है फॉर द वेक्टर स्पेस. सो V इज अ वेक्टर स्पेस, यानी वो सारे 10 एक्सियम्स हम फॉलो कर सकते हैं इस डेफिनेशन से, अगर एडिशन इस तरह से हो और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से फॉलो. ठीक है. ऑन पेज 193 वी हैव द डेफिनेशन फॉर सबस्पेसेस. लेकिन अगर आपको याद हो तो ये डेफिनेशन सबस्पेस की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वंस अगेन, a subspace of a vector space V is a subset H of V that has three properties. Number one, the zero vector of V is in H, and H is closed under vector addition, that is U and V belonging to H. The sum U plus V has to be in H. The third condition, H is closed under multiplication by scalars, that is for each U in H and each scalar C, the vector CU has to be in H. तो अगर आपको याद हो ये सारी बातें सबस्पेसेस की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा हम ये एग्जांपल्स आप रीड कर लें, एग्जांपल नंबर 6, 7 एंड 8. इसके अलावा हम क्या बातें डिस्कस कर चुके हैं ये जरा आप देखें. सब स्पेस स्पैन्ड बाय अ सेट. अगर आपको याद हो तो हमने पहले स्पैनिंग को डिस्कस किया था कि अगर आपके पास V1 टू VP आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं और इससे एक सेट जनरेट हो रहा है, द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, उसको हमने स्पैनिंग सेट का नाम दिया था. और स्पैनिंग सेट फिर हमने डिस्कस किया था कि इट बिकम्स अ सबस्पेस. ठीक है. तो वो दोबारा एक नजर हम देख रहे हैं कि एग्जांपल 10 में आपको गिवन V1 एंड V2 आर द वेक्टर्स in a vector space V, and let H be the spanning set of V1 and V2, means the set that has been generated by V1 V2. Show that H is a subspace of V. तो अगर आपको याद हो इसके लिए हम जनरली हमने ऑलरेडी वेरीफाई प्रूफ किया था कि स्पैनिंग सेट बिकम्स अ सबस्पेस, और सबस्पेस की ये जो A B C 3 रिक्वायरमेंट्स थी ये हमने शो की थी, यहाँ पर दोबारा वो प्रूफ कर रहे हैं. ठीक. तो इट्स समथिंग दैट इज ऑलरेडी डन. थ्योरम 1 देखें इस चैप्टर का. इफ V1 to VP are in a vector space V, then the spanning set of V1 to VP is a subspace of V. ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम किसी वेक्टर स्पेस से चंद एक वेक्टर्स ले लें और उनसे फिर स्पैनिंग सेट उसका डेवलप करें, स्पैनिंग ऑफ दी V1 to VP, तो ये जो स्पैनिंग सेट होगा ये बेसिकली एक सबस्पेस होगा. सबस्पेस की रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करेगा. Look at example number 11. Let H be the set of all vectors of the form. ये एक certain form आपको दी गई है, इस तरह के वेक्टर्स हैं A minus 3B, B minus A and B, where A, B are arbitrary scalars. That is, let H be the family A minus 3B, B minus A, B, where A and B are in R. R is the set of real numbers. Show that H is a subspace of R4. आप यहाँ पर कंपोनेंट्स देख रहे हैं 1 2 3 4. शो करें कि ये जो सब फैमिली है ये क्या बनाती है, ये एक सब स्पेस बनाती है R4 की. तो हम कैसे शो करेंगे कि ये सब स्पेस है कि नहीं है. ठीक है. तो हमने देखना ये है कि ये जो A-3B है, B-A है और AB है, ये किन दो वेक्टर्स से जनरेट हो रही है. हमने वो वेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं. तो write the vectors in H as column vectors, then an arbitrary vector in H can be of the form this form. मतलब कोई सा भी आप वेक्टर इस H का लें वो इस फॉर्म का होगा. अब हम देख सकते हैं कि इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं.
एज ए इंटू 1 - 1 1 0। क्या कर रहे हैं हम, इस ए के कोफिशिएंट्स को लिख रहे हैं थ्रू आउट द रोज, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो हमारे पास ये एक वेक्टर बन गया। फिर प्लस बी लिख रहे हैं और बी के कोफिशिएंट यहां से ले रहे हैं फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड और फोर्थ रो से, वो ये बन गए। आप देखें किसी भी एच के मेंबर को हम इन दो वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। दिस कैलकुलेशन शोज दैट एच is equal to the spanning set of V1 and V2, where V1 and V2 are these particular vectors. Thus, H is a subspace of R4 by theorem 1. अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक कंक्लूजन हमारे सामने आ गया। थ्योरम 1 में क्या था, अगर आप कोई V1 to VP वेक्टर्स लेते हैं V से और उसका स्पैनिंग सेट फाइंड करते हैं कि वो कौन से V1 to VP पे बेस कर रहा है, तो ये सब स्पेस है। तो हमने क्या किया, हमारे पास H में इस तरह के वेक्टर्स थे, हमने मालूम किए कौन से वेक्टर से जनरेट हो रहा है, वो V1 to V2, V1 V2 ये दोनों हैं। तो हम कह सकते हैं कि H इज जनरेटेड और स्पेन्ड बाय द V1 V2, और हमें पता है कि स्पेनिंग सेट ऑफ V1 V2 जो है वो एक सब स्पेस बनाता है। तो हम थ्योरम 1 के मुताबिक ये कह सकते हैं कि ये जो स्पेनिंग सेट है ये एक सब स्पेस है R4 का। Read example number 12. It is similar to the previous discussion, and we need to find the value of H for which this will become a subspace of R3, V1, V2, V3 की जो spanning set है। Exercises 4.1 को आप एक नज़र देख लें, अगर आपको इसकी समझ आ रही है ठीक है, otherwise we will discuss them in the next lecture. The exercises 4.1, because they are based on these discussions of the subspace, vector space, ठीक है, the spanning set, इस पे बेस कर रहे हैं। चलें, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको इंशाल्लाह प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।